अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइल्स ओवर बाय आमना। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वापस घर आने के लिए नाजिम अली और इफ्तिखार बाजवा के खेतों के पास से गुजरना पड़ता था। वो कत्ल चूँकि शाम के वक्त हुआ था, लिहाजा ये कयास किया जा सकता था कि मकतूल नज़ीर जट गुज़िश्ता शाम को जब वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो नाजिम अली के खेतों के पास से गुजरते हुए कातिल ने अचानक उस पर हमला कर दिया होगा। नाजिम अली की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक सेहतमंद देहाती था। उसने मुझे बताया कि जब हस्बे मामूल आज सुबह अपने खेतों पर पहुंचा तो सब कुछ ठीक ठाक था। इन दिनों गन्ने की फसल की कटाई हो रही थी। नाजिम कमाद की कटाई करते हुए जब खेत की गहराई में यानी खेत के अंदर पहुंचा तो इसी वक्त उसने नज़ीर जट की लाश देखी थी। वो नज़ीर जट को इस हालत में मुर्दा देखकर वहशतज़दा रह गया। थोड़ी देर तक तो उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। फिर जब उसके औसान बहाल हुए तो उसने खेत में से बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहाँ आधी दर्जन के करीब लोग जमा हो गए। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैंने पूछा, नाजिम अली, क्या लाश को देखते ही तुम्हें पता चल गया था कि वो नज़ीर जट है या? मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, जनाब, मैं तो अपने ध्यान में कमाद की फसल को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक जब एक नंग धड़ंग बंदे पर मेरी नज़र पड़ी तो दरांती मेरे हाथ से छूट गई। उसने ज़रा तवक्कुफ करके एक झुरझुरी ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सच कह रहा हूँ थानेदार साहब, मैं एक अलिफ नंगी लाश को अपने सामने देखकर दहशत में मुब्तला हो गया था। फिर जब अकल ने थोड़ा काम करना शुरू किया तो मैंने नज़ीर जट का चेहरा देखकर फ़ौरन इसे पहचान लिया। ये मेरा पहला तासुर था कि वो मर चुका है, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ। आपके एएसआई साहब ने भी यहाँ आकर इस बात की तस्दीक कर दी कि नज़ीर जट अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। यह है कुल कहानी जनाब। मैंने गंभीर अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश दी और नाजिम अली से पूछा, कल शाम जब तुम अपने खेतों से घर की जानिब रवाना हुए तो क्या नज़ीर जट अपने खेतों में मौजूद था? जी हाँ, वो अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने जवाब दिया। दरअसल कल मैं ज़रा जल्दी घर चला गया था। मेरी कमर में दर्द होने लगा है। 3-4 घंटे मुसलसल काम करूं तो फिर थोड़ा आराम करना पड़ता है। कल का पूरा दिन मैंने बेहद मसरूफ़ गुजारा था, लिहाजा शाम को मामूल से पहले मैं घर चला गया और उस वक्त नज़ीर जट भला चंगा अपने खेतों में काम कर रहा था। मैंने इससे पूछा भी था कि चल नहीं रहे हो, तो उसने जवाब दिया था कि नहीं, आज मुझे देर हो जाएगी। इसे गुज़िश्ता रोज़ वाकई देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर पूछा, नाजिम अली, क्या ये बात तुम्हारे इल्म में थी कि पिछली रात नज़ीर जट अपने घर नहीं पहुंचा था? नहीं जनाब, आज सुबह तक तो मुझे इस बात का पता भी नहीं था। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, मुझे तो इसकी लाश दरियाफ्त होने और फरीदा के यहाँ आने के बाद पता चला कि वो पिछली रात से गुम था और आज सुबह सुबह फरीदा अपने हमसाय याकूब को साथ लेकर आपके पास अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी। हाँ, ये बात सही है कि फरीदा इसी मकसद से थाने आई थी, मैंने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैंने बहुत कुरेद कर इससे और याकूब से ये जानने की कोशिश की थी कि नज़ीर जट की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी, ताकि मैं इसकी तलाश करने से पहले अपने लिए कोई राह मुतय्यन कर सकूं। लेकिन मुझे अपनी इस कोशिश में ज़रा भी कामयाबी हासिल नहीं हुई और मैंने फरीदा को तसल्ली तशफ़ी देकर रुखसत कर दिया। इसके बाद इधर शमशाबाद में भी एक हंगामी सूरत हाल पेश आ गई और मुझे उस तरफ मसरूफ़ होना पड़ा। वहाँ से निमट कर आया हूँ तो यहाँ हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। लगता है आज का पूरा दिन इसी तरह कटेगा। मैंने सांस दुरुस्त करने के लिए थोड़ा तवक्कुफ़ किया, फिर असल नुक्ते को उजागर करते हुए नाजिम अली से इस्तफसार किया, नाजिम अली, क्या तुम नज़ीर जट के किसी दुश्मन के बारे में भी मुझे बता सकते हो? जनाब, इस भले मानस आदमी से भला कौन दुश्मनी करेगा? वो गहरी संजीदगी से बोला, वो किसी की अच्छाई बुराई पर नज़र ही नहीं रखता था। इसे इस बात से कतई कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा था जी। लेकिन नाजिम अली,
یہ بات تو تم بھی مانو گے کہ نذیر جٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کسی دوست کا کام نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوگا۔ جہاں انسان کے 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی موجود ہوتا ہے۔ میں آپ کی دوستی اور دشمنی والی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نذیر جٹ کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوا ہے۔ کوئی اور معاملہ؟ میں نے استجابیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ناظم علی، آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ جناب، وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، میرے خیال کے مطابق نذیر جٹ کسی لپیٹے میں آ گیا ہے۔ لپیٹے میں؟ کس کے لپیٹے میں؟ جناب، میری کھیتوں والی زمین بڑی بھاری ہے، وہ سراسیمہ انداز میں بتانے لگا۔ ایک دن میں نے یہاں اسے دیکھا تھا، اس وقت شام ہو چکی تھی اور تمام لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گیا تھا۔ کس کو دیکھ کر تم ڈر گئے تھے ناظم علی؟ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بات میرے بالکل پلے نہیں پڑی۔ جناب، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ میں اس مخلوق کی بات کر رہا ہوں جن کا چھوٹا بڑا جن کا قصہ بہت مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں آگ سے بنایا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ نذیر جٹ کی موت کو حادثاتی قرار دیتے ہوئے کسی جن وغیرہ سے منسوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں مداخلت کر کے کسی نئی بحث کا دروازہ کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر یہ جناب کہ وہ دوبارہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، میں نے دیر تک کھیتوں میں رکنا چھوڑ دیا۔ مغرب کی اذان جب ہوتی ہے میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ کل نذیر جٹ دیر تک کھیتوں میں موجود تھا، اس لیے کسی جن وغیرہ نے اس کی گردن مروڑ کر تمہارے کھیتوں کے اندر اسے پھینک دیا۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی طنزیہ انداز میں کہا، اور وہ جن صاحب جاتے ہوئے نذیر جٹ کے کپڑے بھی اتار کر اپنے ساتھ لے گئے، ہے نا؟ جناب، اللہ کی یہ مخلوق بڑی شرارتی ہوتی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہیں تو کسی مولوی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ناری لوگ انسانوں کو تنگ اور پریشان کرنے کے لیے مختلف قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے لپیٹے اور جھپیٹے میں آ جائے تو یہ اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس نے ایک خوفناک جھرجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں یہ مسئلہ کسی مولوی صاحب سے ضرور پوچھوں گا۔ ناظم علی کے چہرے پر کچھ اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے موقع پر موجود مختلف افراد سے بھی نذیر جٹ اور اس کے کسی ایسے دشمن کے بارے میں سوالات کیے جو اس کی جان لے سکتا تھا۔ اس واقعے کی خبر تو سب کو ہو گئی تھی، لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسا جواب موصول نہیں ہوا کہ انگلی پکڑ کر میں نذیر جٹ کے قتل کی گتھی کو سلجھا سکتا۔ میں نے اس سلسلے میں مہر حفیظ، مشتاق احمد اور افتخار باجوہ سے بھی تفصیلی بات کی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ تھانے واپسی سے قبل میں نے فریدہ کے گھر جا کر اس سے ایک مختصر سی ملاقات بھی کی۔ یہ ملاقات بنیادی طور پر ایک پرسے کی حیثیت رکھتی تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نوکری بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف تو خطرناک قاتلوں اور خوفناک مجرموں کی گرفتاری کے لیے جان کو قدم قدم پر جوخم میں ڈالنا پڑتا ہے، دوسری جانب ڈھیٹ فطرت کے جاہل مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے بعض اوقات مجبوراً تفتیش کے نام پر تشدد کی بھی مار دینا پڑتی ہے، اور تیسری سمت کسی افسوسناک واقعے کی متاثرین سے اظہار ہمدردی بھی کرنا پڑتا ہے، اور آج یہ کام کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں مقتول راجہ عنایت کی ماں بشیرہ بی بی کو تسلی تشفی کے بعد یہ یقین دلا کر آیا تھا کہ میں بہت جلد اس کے بیٹے کے قاتل کو گرفتار کر لوں گا، اور اب یہی عمل نذیر جٹ کی بیوہ فریدہ کے ساتھ دوہرا رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو فریدہ، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ نذیر جٹ کے قاتل بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا، اور میں اسے قرارِ واقعی سزا دلواؤں گا، تو تم دیکھنا کہ وہ کتنی جلدی پکڑا جاتا ہے۔ نذیر جٹ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ اس کا قاتل گرفتار ہو یا آزاد گھومتا پھرے، ہمیں سے کیا فرق پڑے گا؟ میری بچی کے سر سے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا اور میں بیوہ ہو گئی ہوں، یہ نقصان تو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں فریدہ بی بی، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ میں اپنی تفتیش کے زور پر زمین آسمان ایک کر دوں گا، لیکن اس سے تم ماں بیٹی کو پہنچنے والے نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا، مگر اس زیاں کی تلافی تو کسی حد تک کی جا سکتی ہے نا؟ قانونی نقطۂ نگاہ میں اس کی تلافی کا صرف ایک ہی راستہ ہے،
कौन सा रास्ता थानेदार साहब? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। सज़ा का रास्ता, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर नज़ीर जट के कातिल को फांसी हो जाए तो कानून की जीत होगी। इस तरह मेरा ज़मीर भी मुतमईन हो जाएगा कि मैंने बहैसियत पुलिस ऑफिसर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। इस वजाहत पर फरीदा बीवी ने कोई तबसरा करना ज़रूरी न समझा, तो मैंने इससे मकतूल नज़ीर जट के लिबास के बारे में सवाल कर डाला। कातिल और मकतूल को बरहे न करके उसका लिबास ले गया था, जिससे इस इम्कान का रास्ता दिखता था कि कातिल को किसी भी हवाले से एक लिबास की अशद ज़रूरत रही होगी। अगर नज़ीर जट के गुमशुदा बल्कि मसरूका लिबास की तफसील मेरे जहन में नक्श होती तो इस तरह कातिल की तलाश में काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती थीं। फरीदा बीवी के जवाब के मुताबिक नज़ीर जट पकुआ के रोज़ खद्दर का भूरा कुर्ता, सफ़ेद पापलीन का तहमद पहने हुए था। पाँव में चमड़े की जूती थी और खद्दर के कुर्ते के नीचे इसने बनियान और स्वेटर भी पहना हुआ था। स्वेटर हाथ का बुना हुआ ऊनी था, जिसमें नीली और सुर्ख धारियों का डिज़ाइन बना हुआ था। मैंने इस लिबासी तफसील को अपने जहन पर नक्श किया और फरीदा बीवी नसरीन को दिलासा देकर नूरपुर से वापस आ गया। थाने आकर मैंने 2 अहम काम किए। मैंने फ़ौरन हवलदार गुलाम हुसैन को अपने कमरे में तलब कर लिया। गुलाम हुसैन की उम्र 40 से ज़्यादा थी। वो बज़ाहिर एक ढीला ढाला और सुस्तुल वजूद पुलिस वाला दिखाई देता था, लेकिन मैं जानता था कि इसे आदाब हवलदारी कितने अजबर हैं। वो जब एक्शन में होता था तो चालाक से चालाक और सफ़ाक से सफ़ाक मुजरिम की भी चीखें बोल जाती थीं। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और बड़े अदब से बोला, हुक्म मलिक साहब। हुक्म नहीं, कार सरकार है गुलाम हुसैन। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। एएसआई आसिफ भी इस वक्त कमरे में मौजूद था। हवलदार और आसिफ पर एक उचटती सी नज़र डालकर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने खकार कर गला साफ किया और कहा, गुलाम हुसैन, वो अपना खोजी है ना लतीफ़ शाह, क्या आजकल वो इधर शमशाबाद में ही है? बिल्कुल इधर ही है जनाब, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। अभी 2 दिन पहले ही तो उससे मेरी मुलाकात हुई है। बड़ा उदास हो रहा था बेचारा। क्यों? मैंने मुतसब्बिब नज़र से उसे देखा। तुमने उसकी उदासी का सबब जानने की कोशिश की? मैंने पूछा था उससे। हवलदार साहब, जनाब, वो तो आपका शिकवा कर रहा था। मेरा शिकवा? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने उसे क्या नुकसान पहुंचाया है कि वो मेरी शिकायत कर रहा था? वो कह रहा था जनाब के हवलदार वजाहत करते हुए बोला, बेकार में बैठ बैठ कर हाथ पाँव को जंग लग रहा है। पिछले 6 माह में मलिक साहब ने मुझे कोई काम नहीं दिया। ये सर्दियों का मौसम भी यूं ही चुपचाप गुजर गया तो मैं अपाहिज बनकर रह जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर लतीफ़ शाह को याद किया है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम इसे फ़ौरन थाने बुला लो। मैंने उसके लिए बड़ी अहम मसरूफियत निकाल ली है। हवलदार ने बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखा और कहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप राजा इनायत वाले मामले में शादी से मदद लेना चाहते हैं। तुम्हारा अंदाज़ा बड़ी हद तक दुरुस्त है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं राजा इनायत के अलावा नज़ीर जट के मामले के लिए भी लतीफ़ शाह के हुनर को आजमाना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, मैं शाह जी को आपके सामने हाजिर कराता हूँ। मैंने हवलदार को जाने की इजाज़त दे दी और साथ ही ये भी कहा, गुलाम हुसैन, तुम कांस्टेबल शहजाद को मेरे पास भेज दो। वो अच्छा जी कहकर रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद शहजाद अहमद मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सुबह से भाग दौड़ करते करते थक तो नहीं गए हो? थकावट कैसी मलिक साहब? वो बेपरवाही से बोला, आजकल तो मौसम ही इतना प्यारा हो रहा है कि काम करने में मज़ा आ रहा है। शाबाश, मैंने सताइशी अंदाज में कहा। मेरा मतलब है कि तुम्हें फौरी तौर पर किसी नए मिशन के लिए रवाना किया जा सकता है। क्यों नहीं जनाब, मैं हाजिर हूँ। वो सीना फुलाते हुए बोला, हुक्म करें, जाना कहाँ है? चक 34, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, जिसे सब लोग चक 34 कहते हैं। खैरियत तो है मलिक साहब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। चक 34 तो मकतूल राजा इनायत की ससुराल है। तुम्हें मकतूल की ससुराल ही जाना है, मैंने हतमी लहजे में कहा, और मकतूल के बड़े साले रियाज को पकड़कर थाने लाना है।
मैं इससे कड़ी पूछताछ करना चाहता हूँ। मकतूल की मां बशीरा बीवी ने इस वारदात के लिए रियाज पर अपने शक का इजहार किया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि रियाज को सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं चूँकि बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो सकता था, इसलिए तंबीही अंदाज में कहा, शहजाद, अगर तो राजा इनायत के कत्ल की खबर अभी तक चौंती नहीं पहुंची तो तुम्हें बहुत मोहतात अल्फाज में इन्हें इस सानहे के बारे में बताना है। अगर मकतूल की बीवी कुलसुम तुम्हारे साथ आना चाहे तो उसे भी ले आना, और अगर ये इतला चकचौंधी की फिजा में पहुंच चुकी है तो तुम मोहतात रवैये का मुजाहरा करते हुए हर सूरत में रियाज को अपने साथ लेकर आओगे। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके फिर इजाफा करते हुए कहा, अगर महसूस करो कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो तुम्हें उंगली टेढ़ी करने के लिए तमाम तर इख्तियारात हासिल होंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ गया जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। एक बात का और भी ख्याल रखना। मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, पहले मैंने 4 बंदों को बुलाने के लिए तुम्हें नूरपुर भेजा था और तुम सिर्फ एक को उठा लाए थे। अब एक को बुलाने के लिए भेज रहा हूँ तो कहीं तुम 4 को नहीं उठा लाना। ये बात मैंने मजाक के से अंदाज में कही थी, लेकिन वो संजीदा हो गया और बोला, और वो जो आपने इनायत की बीवी कुलसुम की बात की है, कुलसुम बंदा नहीं बंदी है। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, कुलसुम के सिलसिले में तो मजबूरी है, उसके शौहर का कत्ल हुआ है। अगर अपने भाई रियाज के साथ वो आना चाहे तो तुम एतराज़ न करना। ठीक है जनाब, मैं चकचौंधी जा रहा हूँ, वो बड़े अज़्म से बोला। शाम से पहले मैं रियाज को लेकर आपके सामने खड़ा हूँगा। शाबाश, मैंने तारीफी नज़र से उसे देखा। मैं भी यही चाहता हूँ कि रियाज जल्द इज़ जल्द मेरे कब्जे में हो। कांस्टेबल शहजाद मुझे सलाम करके रुखसत हो गया तो एएसआई आसिफ ने दिलचस्पी भरे लहजे में पूछा, मलिक साहब, क्या वाकई बशीरा बीवी ने रियाज पर कातिल होने का शक जाहिर किया है? दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा भाग दौड़ और अफरा तफरी की नज़र हो गया था और आइंदा के बारे में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं राजा इनायत की लाश को सरकारी अस्पताल रवाना करने के बाद जब से आसिफ के साथ था, बशीरा बीवी और उसके ज़ाहिर करदा शक के सिलसिले में उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका था। लिहाजा इसके सवाल का जवाब देते हुए मैंने इसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुख्तसरन आगाह कर दिया। उसने पूरी बात तवज्जो से सुनी और सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, नज़ीर जट का कोई दुश्मन बदख्वाह तो सामने नहीं आ सका, लेकिन गनीमत है कि राजा इनायत के कत्ल के सिलसिले में एक नाम तो मंजर आम पर आया। इस केस की तहकीक और तफ्तीश में एक आसानी तो पैदा हुई। मैंने इसीलिए रियाज को थाने बुलाया है ताकि उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की जा सके। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, बशीरा बीवी को तो 101% ही रियाज पर शक है। अब देखते हैं वो अल्लाह का बंदा किस मीटर बैंड से बात करता है। मीटर बैंड से याद आया मलिक साहब, वो चौंके हुए लहजे में बोला, आपका रेडियो ठीक होकर आया या नहीं? इसके सवाल पर मैंने सवाल कर दिया, क्या तुम्हें इलियास घुमन की शक्ल नजर आई है? नहीं जनाब, एएसआई ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, वो तो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दिया। पुलिस तो बस, तो फिर समझ लो मेरा रेडियो भी अभी शमशाबाद नहीं पहुंचा। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, इलियास घुमन नामी वो बंदा शमशाबाद का रहने वाला था और अक्सर व पेशतर उसका थाने में भी आना जाना रहता था। वो दरपर्दा पुलिस के एक मुखबिर की हैसियत से भी काम करता था। इलियास घुमन का बहनोई उधर शहर में रहता था और वो एक मैकेनिक था। इसे रेडियो के काम में अच्छी खासी महारत हासिल थी। मेरे पास एक रेडियो था जिस पर मैं कभी कभार गाने और खबरें सुन लेता था। मेरे रेडियो के कॉइल में कोई गड़बड़ हो गई थी जिसके सबब आवाज़ में नाखुशगवार सी झिरझिराहट पैदा हो गई थी। अब की बार इलियास घुमन अपनी बहन से मिलने शहर जाने लगा तो वो मेरा रेडियो भी साथ ले गया था ताकि अपने बहनोई रफीक से इसे ठीक करा सके। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तक इसे शमशाबाद वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हमारे दरमियान आज रूनुमा होने वाले सनसनीखेज वाक़यात पर बातचीत जारी थी कि हवलदार गुलाम हुसैन अपने मिशन से कामयाब वापस लौट आया। वो खोजी बाबा लतीफ़ शाह को अपने साथ ले आया था। शाहजी, आपको पता नहीं कि मायूसी संगीन गुनाह समझी जाती है? मैंने लतीफ़ शाह की आंखों में देखते हुए पूछा। आप ठीक कहते हैं सरकार,
وہ معتدل لہجے میں بولا، میں مایوس نہیں ہوں بلکہ بیزار ہو گیا تھا۔ کافی دنوں سے جب آپ نے میرے سپرد کوئی کام نہیں کیا تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا